नमस्कार दोस्तों। वेटिंग फॉर अ वीजा के पहले अध्याय में आपने सुना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही किस तरह जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, जो 1916 का है, जब अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा लौटे, लेकिन वहां उन्हें रहने की जगह तक नहीं मिली। आइए सुनते हैं उनकी दर्दनाक कहानी। बड़ौदा में रहने की जगह नहीं मिली। 1916। डॉक्टर अंबेडकर 1916 में पश्चिम से भारत लौट आए। महाराजा बड़ौदा की बदौलत वे अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उन्होंने 1913 से 1917 तक न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और फिर 1917 में लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्नातकोत्तर में दाखिला लिया। लेकिन 1918 में अपनी अधूरी पढ़ाई छोड़कर भारत लौटना पड़ा। चूंकि उनकी पढ़ाई का खर्च बड़ौदा स्टेट ने उठाया था, इसलिए वे उनकी सेवा करने के लिए मजबूर थे। यूरोप और अमेरिका में 5 साल के प्रवास ने उनके भीतर से ये भाव मिटा दिया था कि वे अछूत हैं। उन्हें पता था कि हिंदू होटल उन्हें नहीं रखेंगे और उनके पास एकमात्र तरीका झूठ बोलना था, जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। वे अपने बड़ौदा के दोस्तों के पास भी नहीं गए, क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो सकती थी कि एक अछूत उनके घर पर ठहरे। उन्हें सूझा कि कैंप के पास कोई जगह है। उन्हें पता चला कि एक पारसी सराय है जो पैसा लेकर ठहरने देती है। पारसी ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म को मानते हैं और उनके धर्म में छुआछूत के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि वहां भेदभाव का कोई डर नहीं होगा। सराय 2 मंजिला थी। नीचे एक बुजुर्ग पारसी और उनका परिवार रहता था, जो देखभाल करता और यात्रियों के खानपान की व्यवस्था करता था। केयरटेकर ने उन्हें ऊपर एक कमरा दिखाया, लेकिन जब केयरटेकर ने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने पारसी लोगों के पहनने का तरीका सदरी और धोती नहीं पहना है, तो उसने तीखी आवाज में उनकी पहचान पूछी। डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पता था कि ये पारसी सराय केवल पारसी समुदाय के लोगों के लिए थी। उन्होंने बताया कि वे हिंदू हैं। केयरटेकर अचंभित था और उसने तुरंत कह दिया कि वे वहां नहीं ठहर सकते। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद को संभालते हुए कहा कि भले ही वे हिंदू हैं, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो उन्हें वहां ठहरने में कोई दिक्कत नहीं है। केयरटेकर ने जवाब दिया कि उसे रजिस्टर में ठहरने वालों का ब्यौरा दर्ज करना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वे रजिस्टर में दर्ज करने के लिए कोई पारसी नाम रख सकते हैं। केयरटेकर इस शर्त पर तैयार हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर उसे ₹1.5 ठहरने और खाने का देंगे और रजिस्टर में पारसी नाम लिखवाएंगे। वे पहली मंजिल पर एक छोटे कमरे और उससे जुड़े स्नानघर में अकेले रहे। केयरटेकर सुबह चाय लाता था, फिर नाश्ता और रात का खाना, लेकिन उनसे बात करने से बचता था। डॉक्टर अंबेडकर सुबह 10 बजे ऑफिस जाते थे और रात को लगभग 8 बजे लौटते थे और जितना हो सके दोस्तों के साथ समय बिताते थे, क्योंकि सराय में वापस लौटना उन्हें डराता था। ऊपर की मंजिल के बड़े कमरे में कोई दूसरा इंसान नहीं था जिससे वे बात कर पाते। पूरा हॉल घूप अंधेरे में रहता था। कोई बिजली का बल्ब या तेल की बत्ती तक नहीं थी। केयरटेकर एक छोटा सा दिया लाता था, जिसकी रोशनी मुश्किल से कुछ इंच तक जाती थी। उन्हें लगता था कि उन्हें सजा मिली है। वे एक इंसान से बात करने के लिए तड़पते थे। उन्होंने किताबों का साथ लिया और पढ़ते गए, लेकिन उड़ते चमगादड़ों की आवाजें उन्हें बार बार उनकी अकेली और अजनबी परिस्थिति की याद दिलाती थीं। वे अक्सर गुस्से में भर जाते थे, लेकिन अपने दुख और गुस्से को ये सोचकर समझाते थे कि भले ही ये जेल थी, लेकिन ये एक ठिकाना तो था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि जब उनकी बहन का बेटा मुंबई से उनका बचा हुआ सामान लेकर आया और उनकी हालत देखी, तो वो इतने जोर जोर से रोने लगा कि उन्हें तुरंत वापस भेजना पड़ा। वे सरकारी बंगला पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी याचिका पर ध्यान नहीं दिया। सराय में 11वें दिन जब वे ऑफिस जाने वाले थे, उन्होंने सीढ़ी पर कई लोगों के आने की आवाजें सुनी। उन्होंने दर्जनों गुस्से में भरे लंबे मजबूत पारसी लोगों को देखा, जिनके हाथों में डंडे थे और वे उनके कमरे की ओर आ रहे थे। वे उनके कमरे में इकट्ठा हो गए और सवालों की बौछार करने लगे। कौन हो तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो, बदमाश आदमी? तुमने पारसी सराय को गंदा कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर खामोश खड़े रहे, क्योंकि ये धोखा पकड़ा गया था। उन्होंने सोचा कि अगर वे इस गेम को जारी रखते तो वे उनकी जान ले लेते। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़कर 1 हफ्ते और रुकने की विनती की, लेकिन पारसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अंतिम चेतावनी दी कि वे शाम तक सराय में नजर न आएं और गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा। डॉक्टर अंबेडकर को कुछ सूझ नहीं रहा था। उनका दिल बैठ गया। वे फूट फूट कर रोए और अपनी कीमती जगह से वंचित हो गए। पारसियों के जाने के बाद उन्होंने किसी और रास्ते के बारे में सोचना शुरू किया। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही सरकारी बंगला मिल जाएगा।
बड़ौदा में उनका कोई अछूत मित्र नहीं था, लेकिन दूसरी जाति के मित्र थे, एक हिंदू और एक ईसाई। पहले वे अपने हिंदू मित्र के पास गए, जिन्होंने सहानुभूति तो दिखाई लेकिन इशारा किया कि अगर वे उनके घर आए तो उनके नौकर चले जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने उनका आशय समझा और ठहरने के लिए नहीं कहा। उन्होंने ईसाई मित्र के पास जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे पहले ही उन्हें ठहरने का न्योता दे चुके थे, लेकिन तब डॉक्टर अंबेडकर ने पारसी सराय में रुकना सही समझा था। दोबारा पूछने पर ईसाई मित्र ने कहा कि उसकी पत्नी कल बड़ौदा आ रही है और वो उससे पूछकर बताएगा। डॉक्टर अंबेडकर समझ गए कि ये एक चालाकी भरा जवाब था, क्योंकि वे और उनकी पत्नी मूलतः ब्राह्मण परिवार के थे। इस उम्मीद की किरण भी बुझ गई। शाम के 4 बज रहे थे और उनके पास कोई ठिकाना नहीं था। एक ही विकल्प था, मुंबई वापस लौटना। बड़ौदा से मुंबई की रेलगाड़ी रात 9 बजे थी। उन्हें 5 घंटे बिताने थे और वे सराय या दोस्तों के घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उन्होंने शहर के किनारे स्थित कमाठी बाग में समय बिताने का फैसला किया, जहां वे अपने माता पिता और बचपन के खराब दिनों के बारे में सोचते हुए उदास बैठे रहे। रात 8 बजे वे बाग से बाहर आए, सराय से अपना सामान लिया। केयरटेकर ने खामोशी से बिल लिया और चला गया, क्योंकि वे खुद को अपनी हालत के लिए जिम्मेदार मान रहा था। वे बड़ी उम्मीद के साथ बड़ौदा गए थे। कई अन्य मौके ठुकराए थे, क्योंकि उनका फर्ज महाराजा की सेवा करना था, जिन्होंने उनकी शिक्षा का प्रबंध किया था। लेकिन 11 दिनों के भीतर उन्हें बड़ौदा से मुंबई जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दर्जनों पारसी लोगों का डंडे लेकर उनके सामने डरावने अंदाज में खड़ा होना और उनका दया की भीख मांगते हुए खड़ा होना, ये दृश्य 18 साल बाद भी धूमिल नहीं हुआ है। वे आज भी उस दिन को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस समय उन्होंने ये जाना कि जो आदमी हिंदुओं के लिए अछूत है, वे पारसियों के लिए भी अछूत है। तो दोस्तों, ये था वेटिंग फॉर अ वीजा का दूसरा अध्याय, बड़ौदा में रहने की जगह न मिलना। ये घटना हमें बताती है कि उस दौर में जातिगत भेदभाव किस हद तक फैला हुआ था कि एक योग्य और शिक्षित व्यक्ति को भी छुआछूत के कारण सम्मानजनक जीवन नहीं मिल सका। अगले अध्याय में हम जानेंगे अंबेडकर के जीवन की एक और मार्मिक घटना। तो जुड़े रहिएगा।